हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट अ न्यू टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज इर्रेशनल नंबर्स। ऑलरेडी इसके पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने बात करी थी अबाउट द रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते थे? ऐसे नंबर्स जिनको आप p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हो और उसमें जो q की वैल्यू थी वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो देखिए, अगर p बाय q के फॉर्म में लिख पा रहे हो जिसमें p और q दोनों के दोनों ही क्या हैं, बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉन इक्वल टू जीरो, तो ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स को आप बुला लेते थे एज रैशनल नंबर्स। तो ये तो होगी बात, छोटा सा स्मॉल रिवीजन। हाँ, अगर मैं और इसको ही रैशनल नंबर्स को ही थोड़ा और फर्दर क्लासिफाई करना चाहूं तो देखिए, जो भी टोटल नंबर्स है मतलब रियल नंबर्स है, इनको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं सबसे पहले इनटू द रैशनल नंबर्स और इसी का उल्टा होगा जिसको आज के सेशन में हम लोग कवर अप करेंगे, दैट आर इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए, आज के सेशन को मैं शुरू करूं उसके पहले ये जो रैशनल नंबर्स है इनको हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया था अलग अलग कैटेगरीज में। कौन कौन सी कैटेगरीज थी जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप लोग लिखते थे सबसे पहले इंटीजर्स आते थे जिनमें डेसिमल के बाद वैल्यू क्या रहती थी, जीरो रहती थी। और इसी के अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल के बाद वैल्यू जीरो नहीं रहती है, इनको आप लोग बोल देते थे एज द प्योर फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये हर बार p बाय q के फॉर्म में ही लिखना पड़ता था या फिर आपके डेसिमल के बाद कुछ यहाँ पर नंबर्स आ जाते थे। बट ये जो पर्टिकुलर इंटीजर्स है, इन्हीं में आप अगर बात करते हैं, इन्हीं में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और इन्हीं में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, है ना। पॉजिटिव की बात कर ले तो पॉजिटिव को भी अगर हम लोग यहाँ पर फर्दर डिवाइड करना चाहे तो पॉजिटिव में भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं एज इक्वल्स टू बी होल नंबर, है ना। अगर जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो होल नंबर्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं और होल नंबर्स का ही एक पार्ट है दैट आर नेचुरल नंबर्स। अच्छा, इसी के अलावा होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स के अलावा प्रेजेंट होता है जीरो। ठीक है ना। तो ये सिंपल सा यहाँ पर मैंने डिवीजन आप लोगों को पहले बता दिया था। कौन सा डिवीजन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो ये जो मैं रेड कलर से अभी मार्क कर रहा हूं ये वो डिवीजन है जो आप पहले ही पढ़ चुके हो, है ना। अभी आज के सेशन की मैं बात करूं तो आज आप लोग पढ़ने वाले हो कि भैया इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो, रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है जिनको आप p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे? इर्रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स which cannot be written in the form of p by q। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि सर ऐसे कौन से नंबर्स है जिनको आप p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, p और q दोनों के दोनों ही क्या होने चाहिए थे, इंटीजर होने चाहिए थे, है ना। हाँ, अगर आप इंटीजर के अलावा कुछ और यूज करके यहाँ पर यूज कर रहे हो p by q के फॉर्म में तो जरूर p by q के फॉर्म में लिखा तो जा सकता है, लेकिन p और q क्योंकि इंटीजर नहीं है तो उनको आप इर्रेशनल नंबर ही बुलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं तो एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए √2, है ना। अब आप लोग ये बोलेंगे कि सर √2 को भी तो आप p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हो, देखो इस तरह से √2 बाय 1। लेकिन क्या यहाँ पर p इंटीजर है? p इज नॉट द इंटीजर। p क्या है यहाँ पर? दैट इज √2, है ना। इन द सेम वे आप ये बोलेंगे सर चलिए इसमें एक काम करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर में √2 मल्टीप्लाई कर दिया और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी √2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2 बाय √2, है ना। बट अगेन इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि q इज नॉट एन इंटीजर। समझ में आ रही है बात? तो मैंने यहाँ पर √2 को इर्रेशनल नंबर क्यों बोला है?
क्योंकि सर एक बार में दिख रहा है कि न्यूमरेटर इज नॉट इंटीजर, जबकि दूसरी बार में दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो इंटीजर नहीं बचा है। इन द सेम वे आप यहाँ पर लिख सकते हो √3, √5, √7, √8, √11, ये सारे के सारे क्या देखने को मिल रहा है? दीज आर द इर्रेशनल नंबर्स। ध्यान दीजिएगा, दीज आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ, these are nothing but these are the square roots of non-perfect squares, non-perfect squares। ठीक है, वैसे स्क्वायर रूट का मतलब आई होप आप सभी जानते हो, है ना? क्या जानते हैं स्क्वायर रूट के बारे में? कि सर अगर मान लीजिए √4 की वैल्यू निकालनी है तो ये 4 को ही आप एक्सपैंड कर देते थे, एज 2 × 2 लिख देते थे, एंड ये 2 का स्क्वायर हो जाता था, इसीलिए यहाँ पर आप इसको लिख सकते थे एज द 2। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये 4 जो वैल्यू आ रही है स्क्वायर के तौर पे, ये -2 की भी आ सकती है और +2 की भी आ सकती है। मतलब चाहे आप +2 ले ले, चाहे आप -2 ले ले, दोनों का ही जो यहाँ पर स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू बी 4। इसका मतलब कि जब आप अंडर रूट से बाहर वैल्यू निकाल रहे हो तो वो हो सकता है प्लस हो या हो सकता है माइनस हो, बिकॉज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही 2 का मतलब +2 या फिर -2, दोनों के ही स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 4 होती है ना? सो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर 4 है, 4 इज नथिंग बट दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पर √4 लिखेंगे ना, तो √4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? आइदर +2 और -2, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज एन इंटीजर, यस और नो? और इसको आप लिख सकते हैं एज इक्वल्स टू बी 2/1 या फिर -2/1। सो दिस इज अ रैशनल नंबर, दिस इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पर कई बार सवाल पूछा जा सकता है क्या सारे के सारे जितने स्क्वायर रूट्स हैं सभी के सभी यहाँ पर इरेशनल नंबर्स होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, सारे जो स्क्वायर रूट्स है वो इरेशनल नहीं होते। आपके जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट है वो हर बार रैशनल ही होने वाले हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए मैं इधर यहाँ पर बिंदास लिख देता हूं, दैट स्क्वायर रूट्स of non-perfect squares are irrationals, ठीक है? बट अगर स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स की बात कर ले, तो आर रैशनल नंबर्स। अच्छा, इर्रेशनल नंबर्स में एग्जांपल बता दो जरा। √2 लिख दिया, √3 लिख दिया, √5 लिख दिया, √7 लिख दिया, √8 लिख दो, √10 लिख दो, ये सारे के सारे हो गए, है ना? अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स का मतलब क्या है? √4 लिख दो आप, √9 लिख दो, √16 लिख दो, √25 लिख दो, √49 लिख दो, ये सारे के सारे क्या है? दीज आर द रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर आई होप शायद बातें क्लियर हो गई होंगी कि सारे के सारे जो स्क्वायर रूट्स है वो सारे के सारे इर्रेशनल नहीं होते हैं। ऐसे नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनका जो अंडर रूट है, उनका जो स्क्वायर रूट है वो होगा इर्रेशनल। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर ये इर्रेशनलिटी जो प्रूफ कर रहा है, हिस्ट्री की बात कर लेते, थोड़े से पास्ट की बात कर लेते, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनमें आप लोगों को नाम पूछे जा सकते बिल्कुल हैं। तो देखिए फटाफट, मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दे दिया है कि पाइथागोरियंस ने प्रूव किया था दैट √2 इज इर्रेशनल। इन द सेम वे थ्योडोरस ऑफ साइरीन ने प्रूव किया था √3, √5, √6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, ये सभी के सभी इर्रेशनल है। ये प्रूफ किसने किया था? थ्योडोरस ऑफ साइरीन ने। इन द सेम वे जो पाई है, पाई का प्रूफ किया था लैम्बर्ट एंड लेजेंडर ने। तो ये जो प्रूफ्स है किसने दिए थे यहाँ पर इनकी इर्रेशनलिटी के?
ये प्रूफ्स के साथ उनके नाम जरूर याद रखना है आपको। हाँ, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इनके इर्रेशनलिटी के प्रूफ्स के बारे में, तो ये आप लोग पढ़ने वाले हो क्लास 10th में। ठीक है, तो अभी फिलहाल चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि जितने भी टोटल रियल नंबर्स थे, जितने भी टोटल रियल नंबर्स थे, उनको हम लोगों ने अभी तक क्लासिफाई कर लिया है। जितने भी टोटल रियल नंबर्स है उनको या तो आप रैशनल नंबर्स के तौर पे लिख सकते हो, या फिर आप उनको लिख सकते हो एज इर्रेशनल नंबर्स। तो दो ही तरह के मेनली रियल नंबर्स होते हैं। पहले होते हैं रैशनल नंबर्स, जिनको आप p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हो, और ऐसे जिनको p बाय q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो p और q है ना, वो दोनों के दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, जब आप p और q के फॉर्म में किसी भी पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो देखो यहाँ पर एक बात तो क्लियरली समझ में आती है कि आपका इर्रेशनल नंबर भी क्या है, वो भी एक रियल नंबर है। और अगर ये रियल नंबर है, इसका मतलब कि आप इसको रियल नंबर की लाइन पर इंडिकेट भी कर सकते हो। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इनको आप इंडिकेट करेंगे कैसे, इनको आप इंडिकेट कैसे करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर एक बहुत सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज करने वाले हो। किस तरह से करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर बोलती थी पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती थी, ये बिल्कुल सभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसके बारे में क्या पढ़ा है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है ना। अगर आपने ना भी पढ़ा हो तो यहाँ पर आप क्लास 9th में ही आगे चलकर एक चैप्टर पढ़ोगे ट्रायंगल्स के नाम का, वहां पर आप इसके बारे में पढ़ने ही वाले हो। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ये बोल देता हूँ दैट दिस साइड इज नथिंग बट दैट इज हाइपोटेन्यूस, जबकि दूसरी साइड को मैं परपेंडिकुलर और बेस लिख देता हूं, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है दैट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस साइड समझ में आ गई है, ये वाली साइड है ना, विल बी इक्वल्स टू बी द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बस ये जो छोटी सी थ्योरम है ना, इसी का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए देखते हैं किस तरह से यूज किया जाता है इसका टू इंडिकेट द इर्रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर लाइन इंडिकेट कर देता हूँ। लेट अस सपोज दैट दिस इज द नंबर लाइन, यहाँ है 0 और यहाँ है 1। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा दूर पर मैं बना रहा हूँ, और यहाँ है 2। ठीक है, सबसे पहले मेरे को इंडिकेट करना है √2 को, मुझे इंडिकेट करना है √2 को। अब देखिए √2 को मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, √1 + 1, हाँ या ना। अच्छा 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर भी तो 1 के बराबर ही होता है, हाँ या ना। सो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये √2 विल बी इंडिकेटेड एज द हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों के दोनों ही क्या है, 1 और 1 है ना। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों के दोनों क्या है, 1 और 1 है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 0 से लेकर 1 तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 1 यूनिट है ना। तो एक पॉइंट यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ, लेट अस सपोज कि इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ A। अब क्या करूंगा, लेकिन देखिए ये डिस्टेंस तो हो गया 1, दिस डिस्टेंस इज 1 यूनिट है ना। तो इसको मैं मान लेता हूँ दैट दिस इज द बेस। परपेंडिकुलर भी तो ड्रॉ करना है, और परपेंडिकुलर भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए है ना। और ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर और बेस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो मतलब मैं यहाँ से 90 डिग्री पे एक अगेन लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और ये लाइन में कट कराऊंगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, तो अगर ये 1 यूनिट दिख रहा है तो ये डिस्टेंस भी कितना है, दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये परपेंडिकुलर और बेस तो हो ही गए हैं, लेकिन इनका जो हाइपोटेन्यूस होगा, मतलब इन दोनों जो साइड्स है इनको मिलाने वाली जो तीसरी साइड होगी ट्रायंगल की, ये वाली, ये क्या बन जाएगी, दिस विल बी द हाइपोटेन्यूस है ना। और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू बी √2
यस और नो? सो हाइपोटेन्यूस बन गया √2। ठीक है, सो ये तो वो लेंथ है जो कि आपको इंडिकेट करना है ऑन द नंबर लाइन, ये लेंथ आपको इंडिकेट करना है। तो मैं नाम दे देता हूं दैट BC is the length which should be indicated on the number line। ठीक है ना? सो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, BC is nothing but that is हाइपोटेन्यूस और इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज √2। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां अपने कंपास का सेंटर रखूंगा और इधर रखूंगा अपनी पेंसिल। ठीक है, इधर रखूंगा अपना सेंटर अपने कंपास का और इधर रखूंगा अपनी पेंसिल, और इधर से अब मैं ड्रॉ कर दूंगा क्या, एक आर्क, कुछ इस तरह का आर्क मैं ड्रॉ कर दूंगा। ये आर्क जहां पर भी कट करेगी, इधर कहीं कट करेगी, है ना? अब जहां कट करेगी वो पॉइंट को मैं इंडिकेट कर दूंगा, एंड दैट पॉइंट विल बी नथिंग बट दैट विल बी इक्वल्स टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ √2 फ्रॉम 0। सो ये पॉइंट किसका पॉइंट बन जाएगा, √2 का पॉइंट बन जाएगा। आई होप शायद बात समझ में आई है ना? तो ये तो मैंने आपको इंडिकेट करके बताया कि भैया किस तरह से आपने √2 को इंडिकेट करा है ऑन द नंबर लाइन। इन द सेम वे मान लीजिए अगर √3 को इंडिकेट करना है तो क्या करोगे, तो भैया √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एज इक्वल्स टू बी √2 + 1, है ना? इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एज इक्वल्स टू बी नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी √2 का स्क्वायर होता है 2, यस और नो? और 1 क्या है, दैट इज ऑल्सो द स्क्वायर ऑफ 1, है ना? तो देखो ये बन गया अब मेरे लिए क्या, दिस विल बी द बेस एंड दिस विल बी द परपेंडिकुलर। अब देखो √2 वाली कोई साइड है क्या आपके पास, अभी ऑलरेडी जो डायग्राम बनाया है उसमें जरा देखो, ये है √2, ये है आपका √2, तो इसको बेस ले लेता हूं और अगला जो परपेंडिकुलर है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर भी चलो ड्रॉ कर देता हूं, यहां से ध्यान से देखिएगा, B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, कितने का, 1 का। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है B से कितना, 1 यूनिट का। सो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस इज 1 यूनिट। ठीक है, तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि भैया ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, इसका मतलब ये एंगल कितना था, 90 डिग्री था। ठीक है, अब देखो यहां से क्या देखने को मिल रहा है, दैट BC इज इक्वल्स टू बी नथिंग बट दैट इज √2, और अब BD जो है, D पॉइंट कहाँ मैंने इंडिकेट करा है, मैंने D इधर इंडिकेट करा है, तो BD इज इक्वल्स टू बी 1। इसका मतलब कि अब अगर मैं यहां से इंडिकेट करूंगा CD की वैल्यू क्या आ जाएगी, √BC² + BD², है ना? सो दैट विल बी इक्वल्स टू बी नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी, और BC की वैल्यू कितनी है, दैट इज √2² + 1²। इसका मतलब CD की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3, है ना? अब CD कहां से प्लॉट करूं, तो देखो जरा ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू बी √3। तो सर ये डिस्टेंस आपको प्लॉट करना है कहां, अपने इस पर्टिकुलर नंबर लाइन पे। तो अब क्या करूंगा, CD को मैं रेडियस लूंगा, C पॉइंट को सेंटर लूंगा और इधर से एक आर्क इस तरह से प्लॉट करूंगा। तो कुछ इस तरह से मैंने आर्क एक प्लॉट कर दिया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये मैंने जो आर्क प्लॉट करा है, ये आर्क कहां जाके कट करेगा, तो दैट विल कट द नंबर लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ √3। ठीक है, तो ये कट करा इसने कहा, √3 पर। ठीक है, तो ये पॉइंट बन गया आपका √3 वाला पॉइंट। इस तरह से आप लोग इजीली प्लॉट कर सकते हो कोई भी पर्टिकुलर रैशनल नंबर को ऑन योर नंबर लाइन। तो आई होप शायद यहाँ पर ये चीज समझ में आई होगी कि इंडिकेट किस तरह से किया जाता है किसी रैशनल नंबर को ऑन द नंबर लाइन, एंड इरैशनल नंबर्स होते क्या हैं। चलिए, ये बातें तो आई होप शायद समझ में आई हैं, बट अब जरा समझ लेते हैं कि हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2 ऑफ एनसीईआरटी बुक, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस है, ताकि थोड़े से कंसेप्ट्स आपके और ज्यादा क्लियर हो पाए, है ना? क्वेश्चंस करते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 का आप लोग देख सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई करना है आपको अपने आंसर को,
तो पहला जरा यहाँ पर देखिए, पहला पार्ट क्या बोलता है, दैट एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बिल्कुल सर, √2 हो जाए, √3 हो जाए, √5 हो जाए, ये सारे के सारे है क्या, दीज आर द रियल नंबर्स ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली हमारे जो रियल नंबर्स है उनको आप दो ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट है क्या, दैट इज रैशनल नंबर्स, और दूसरा पार्ट क्या है, दैट आर इररेशनल नंबर्स। तो चाहे आपका रैशनल नंबर हो जाए, चाहे आपका इररेशनल नंबर हो जाए, वो होगा क्या, दैट विल बी नथिंग बट दैट विल बी द रियल नंबर्स। तो ये एकदम ट्रू है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, दिस इज ट्रू। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जरा देखो जरा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट ऑफ m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे के सारे जो पॉइंट्स है नंबर लाइन में वो आपके अंडर रूट ऑफ m के फॉर्म में है, जहां m आपका नेचुरल नंबर है। तो देखो जरा नेचुरल नंबर्स क्या होते, पहले ये याद दिला दूं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं इनको आप बोलते हो नेचुरल नंबर्स। तो क्या अंडर रूट ऑफ 1, अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 4 यही होते हैं कि हमारे नंबर लाइन पे? नहीं सर, आर नॉट ऑल द पॉइंट्स, आर नॉट ऑल द पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। अच्छा सर, तो ऐसे कौन से पॉइंट्स बच गए हैं जो आपकी नंबर लाइन पे होंगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है होंगे, बिल्कुल सही बात है। अंडर रूट ऑफ 1.5, अंडर रूट ऑफ 1.8, अंडर रूट ऑफ 2.2, अंडर रूट ऑफ 4.4, ये सारे क्या है, आर अंडर रूट ऑफ m वेयर m इज नॉट द नेचुरल नंबर, नॉट द नेचुरल नंबर। अब नॉट लिख रहा हूं तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो अगर सच में m हमारा नेचुरल नंबर होता तो मैंने इक्वल लिख दिया होता, बट क्योंकि अभी फिलहाल नेचुरल नंबर नहीं है, मैंने इक्वल टू को कैंसल आउट कर दिया है। ठीक है, तो आई होप शायद सिंबल समझ में आ रही होगी बातें यहाँ पर। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गया है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा थर्ड क्या बोलता है, थर्ड बोलता है आपका क्वेश्चन यहाँ पर, दैट एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर। भैया ऐसे कैसे हो सकता है, जो भी आपके रियल नंबर्स है उनको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। किन दो पार्ट में डिवाइड करा था, पहले थे आपके रैशनल नंबर्स, है ना, और दूसरे थे कौन से, दीज आर इररेशनल नंबर्स। ठीक है ना, तो इररेशनल नंबर सारे के सारे जो है वो रियल नंबर तो है, लेकिन सारे रियल नंबर्स इररेशनल नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ होंगे यहाँ पर रैशनल और कुछ होंगे इररेशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ 3/2, 5/4, 5/6, 7/8 are real numbers, are real numbers but not irrational, are real numbers but not irrational। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी क्या बन जाता है, दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी क्या बन गया, दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है यहाँ पर? तो पहला वाला ही था एकमात्र जो कि ट्रू था। एंड ये जो क्वेश्चंस है ना, इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल मैं मानता हूँ कुछ कैलकुलेशन करने को नहीं होता, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके जो कंसेप्ट है उनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को भी बिल्कुल छोड़ना सही नहीं होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, और ये जो 2 है ना, इसका आंसर मैंने आपको पहले ही अभी जब कंसेप्ट समझा रहा था तब मैंने आपको दे दिया था। Are the square roots of all positive integers is irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number। बिल्कुल यार, ये बात मैंने आपको सेम सेशन में पहले ही बता दी है। जैसे कि जो परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट्स है, परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट्स है, वो सारे क्या हो जाएंगे, दोज आर रैशनल नंबर्स, दोज आर रैशनल नंबर्स। अच्छा एग्जाम्पल पूछा गया है तो आप क्या लिख दोगे, अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 9, अंडर रूट ऑफ 16, अंडर रूट ऑफ 25, अंडर रूट ऑफ 36, अंडर रूट ऑफ 49,
अंडर रूट ऑफ 64, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर रैशनल नंबर्स। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और उसके अलावा मेरे को यहाँ पर एग्जाम्पल पूछे थे, एग्जाम्पल भी मैंने बहुत आसानी से आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर अगला जो सवाल है ये एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है। कैसे आपको ये कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है, नंबर लाइन पे आपको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 0 और 1 प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बन गया हमारे लिए बेस ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब क्या करना है सर, अंडर रूट 2 हो जाएगा हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों के दोनों ही 1 हो। क्योंकि बेस ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पास और मेरे को अब क्या बनाना है, मेरे को बनाना है परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा 90 डिग्री एंगल पे और 1 डिस्टेंस दूरी पर इसमें एक मार्क प्लॉट कर दूंगा। लेट अस सपोज ये पॉइंट है ए, तो ये पॉइंट का नाम दे देता हूं बी। ठीक है, लेकिन जब ये हमने O और B को ज्वाइन करा होगा तो O और B को ज्वाइन करके ये लेंथ क्या मिल जाएगी, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब क्या करूंगा अगेन सर, ये जो पॉइंट B है यहां से अगेन मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर प्लॉट करूंगा। परपेंडिकुलर प्लॉट कर दूंगा तो परपेंडिकुलर को मैं रेड कलर से ही शो कर देता हूं। ये मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर प्लॉट करा है जिसकी अगेन लेंथ कितनी है, 1 यूनिट है। ठीक है, अब ये पॉइंट मिल गया मेरे को पॉइंट सी। ठीक है, लेकिन सर ये पॉइंट सी को अगर मैं अगेन ओ से यहाँ पर ज्वाइन करूंगा तो ज्वाइन करके ये जो डिस्टेंस मिल जाएगा ये क्या हो जाएगा, √3 है ना, अंडर रूट ऑफ 2 और 1 का स्क्वायर का समेशन। ठीक है, तो अब जैसे ये OC है, OC की वैल्यू क्या होगी, दिस इज इक्वल टू बी अंडर रूट ऑफ योर OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। So this is equals to be √3. In the same way again अब क्या करूंगा, एक और यहाँ पर परपेंडिकुलर प्लॉट करूंगा। परपेंडिकुलर मैंने यहाँ से ऐसे प्लॉट कर दिया है। लेट अस सपोज C से मैंने एक परपेंडिकुलर प्लॉट करा है। अगेन इसकी डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस है 1 यूनिट। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया मेरे को D। ठीक है, पॉइंट का नाम मिल गया है D। एंड मैंने अब क्या करा है, यहाँ से अगेन एक लाइन ज्वाइन करी है O तक, तो ये डिस्टेंस हो गया √4। अब अगेन देखो √4 यहाँ पर कैसे आया, OD की वैल्यू √4 कैसे आई, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब देखो OC की वैल्यू है मेरे पास √3 का स्क्वायर प्लस CD की वैल्यू मैंने 1 लिखी थी, तो दिस विल बी इक्वल टू बी √4। बट मुझे तो यहाँ पर √5 ड्रॉ करना है, तो अगेन मैं क्या करूंगा, यहाँ से D पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। तो ये D पॉइंट से मैंने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑफ लेंथ 1 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ से ये जो पर्टिकुलर नया पॉइंट मिल रहा है, लेट अस सपोज दैट दिस पॉइंट इज E। इस पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करूंगा विद द सेंटर, तो अब जरा मेरे को बता सकते हो OE की लेंथ क्या होगी, OE की लेंथ क्या होगी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू बी अंडर रूट ऑफ OD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब देखो जरा OD की लेंथ कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू बी अंडर रूट ऑफ 4, स्क्वायर कर देता हूं, और DE की वैल्यू है 1, सो दिस विल बी इक्वल्स टू बी अंडर रूट ऑफ 5, और यही लेंथ तो आपको चाहिए थी, है ना। तो अब क्या करोगे, टेक O एज सेंटर एंड OE एज रेडियस। ठीक है, यहां पर ड्रॉ कर दीजिए एक आर्क, ड्रॉ एन आर्क टू कट योर नंबर लाइन, कट द नंबर लाइन ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट। लेट अस सपोज उस पॉइंट का नाम दे देता हूं P। सो मैंने क्या करा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैंने ले लिया है, ये ले लिया है एज इक्वल्स टू बी √5, है ना। तो ये OE बन गया मेरे लिए रेडियस, O को सेंटर ले लिया है मैंने यहाँ पर, E को मैंने यहाँ पर OE को रेडियस लेते हुए कुछ इस तरह का एक आर्क मैं यहाँ पर फाइनली प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, तो ये आर्क मैंने प्लॉट कर दिया है यहाँ पर, है ना। तो चलिए पूरा आर्क बना देते हैं अपन यहाँ से।
ये OE को मैं रेडियस लेते हुए यहां से किस तरह से आर्क ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, एग्जैक्टली कंपास होता है तो आप यहाँ पर से देख सकते थे दिस विल बी इक्वल्स टू बी √5 एंड ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसका मैंने नाम बोला था आपको P, तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया इसका P। ठीक है, तो किस तरह से आपने यहाँ पर √5 को प्लॉट करा है ये मैंने आपको बताया है। बाकी हाँ, अगर आपके पास एग्जैक्टली कंपास स्केल है तो उसको आप और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर हो। मैंने आपको सिर्फ स्टेप्स बोल बोल कर समझाई है और ऑब्वियसली बात है स्केल कंपास से जब आप समझते हो तो वही एक्चुअली आपके मेनली काम आ पाता है एग्जामिनेशन हॉल में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज 1.2 एंड अबाउट योर इरेशनल नंबर्स, जो कि अभी तक यहाँ पर आपको कवर अप करने थे। ऐसा नहीं है कि इरेशनल नंबर्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स अभी कवर अप हो गए हैं, बट जितना एक्सरसाइज 1.2 तक की रिक्वायरमेंट थी वो आपका कंप्लीट हो चुका है अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सेशन में इर्रेशनल नंबर से बेस्ड कुछ और भी कंसेप्ट है जो कि आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर अप करना है, तो उनको हम लोग कवर करेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे।